Okay, let's start कोड सी बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर मार्च 2020 अकाउंटेंसी का आज हम कोड सी करेंगे। आपको पहले से ही पता है कि जो आपके टोटल क्वेश्चंस है 30 आएंगे, जो 1 to 10 और 23 to 27 है वो 1 मार्क्स के होंगे। 11 to 15 एंड 28 2 मार्क्स का। 16 to 20 एंड 29 3 मार्क्स के। 21, 22 एंड 30th क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिलेगी एंड 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलेंगी। एंड जो 5 मार्क्स के हैं वो आपको तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 जनवरी 2020 को एक फर्म के साझेदार ने 1 लाख रुपए का लोन दिया। फर्म को कितने का लोन दिया है? 1 लाख रुपए का लोन दिया है। साझेदारी संलेख के अभाव में लोन पर कितना ब्याज होगा? देखो 1 लाख का लोन है, साझेदारी संलेख के अभाव में हमेशा कितना ब्याज दिया जाता है आपको पता होगा, 6%। कितना? 6%। उसके बाद ये देखिए उसने 1 जनवरी को दिया और 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके कितने महीने हुए? 3 महीने। यही 3 महीने को हमने यहाँ पर करा 3/12। तो 1 लाख गुना 6/100 गुना में 3/12। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1500। तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 1500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका PQR एक फर्म में साझेदार है। PQR एक फर्म में साझेदार है, क्यों रिटायर होता है? क्यों रिटायर होने के बाद P और R की न्यू रेशो इक्वल हो गई, मीन्स 1:1 गेनिंग रेशो निकाली। देखिए पहले कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। P का न्यू कितनी है? 1/2 और ओल्ड कितनी है? 5/12। कैलकुलेट करोगे 12 एलसीएम लेके आंसर आएगा 1/12। अब देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो आपको एक R का भी निकालना पड़ेगा। R की 1/2 ओल्ड, सॉरी न्यू 1/2 न्यू माइनस ओल्ड कितनी है? 3/12। 12 एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 12 1 12, 3/12। तो आपकी रेशो कितने? 1:3। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? किस वक्त? नए साझेदार के प्रवेश के समय। तो जो भी प्रॉफिट दिया होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, ओल्ड। अगर आपने ओल्ड लिख दिया तो उसमें नया साझेदार शामिल हो जाएगा, नए को शामिल नहीं करना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कौन सा कैपिटल अकाउंट ऐसा है जो हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस शो करेगा? तो आपको पता है कैपिटल के लिए फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। तो आपका जो फिक्स कैपिटल है, कौन सा? फिक्स कैपिटल आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्लियर। फिक्स कैपिटल ही आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फर्म के समापन पर बैलेंस शीट में दर्शाई गई गुडविल, बैलेंस शीट में दर्शाई गई गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री
होगी। देखो आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको क्लियर करने के लिए 2 एंट्रीज देनी होंगी, हाफ मार्क्स की आपकी एंट्रीज होंगी। गुडविल है, सबसे पहले इस गुडविल को सभी एसेट्स की तरह रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन की डेबिट में। एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको इस गुडविल से कोई राशि प्राप्त होती है तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम गुडविल। क्लियर। फर्स्ट एंट्री, गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में गुडविल से राशि प्राप्त हुई जो भी, अगर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो क्या होगा। देखो जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आई रिपीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अब यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है तो इनकम हुआ, आपका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7th क्वेश्चन है आपका, कारण अभिकथन प्रश्न। ए पॉइंट उसने बोला कि साझेदारी के प्रवेश का अर्थ फर्म का समापन नहीं बल्कि पुरानी साझेदारी का समापन है। बिल्कुल ट्रू। ठीक है। साझेदार के प्रवेश का अर्थ साझेदारी का पूर्ण गठन है जिससे पुराने साझेदारी अस्तित्व में नहीं रहती, नई साझेदारी आ जाती है, फर्म चालू रहती है। ये भी ट्रू है, दोनों में लिंक है, दोनों बात कर रहे हैं साझेदारी के प्रवेश के समय क्या होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा वाला ठीक हुआ, ऑप्शन ए आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। 8th क्वेश्चन है आपका, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आर ऑलवेज डिफरेंट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स है। इशूड और सब्सक्राइब अलग भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। आपको देखो ध्यान होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है। ठीक है, तो इशूड और सब्सक्राइब्ड हमेशा डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। तो फॉल्स कह रहे हैं। ये कह रहे सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट है इशूड कैपिटल का, इट इज ऑलवेज भी डिफरेंट फ्रॉम इशूड कैपिटल। ये कह रहे हमेशा ही डिफरेंट होगा, नो इट इज फॉल्स। भाई जरूरी नहीं है कि 5000 शेयर इशू हुए तो उससे कम या उससे ज़्यादा ही सब्सक्राइब होंगे, 5000 भी हो सकते हैं, तो इक्वल भी हो सकता है, ऑलवेज डिफरेंट जरूरी नहीं है। और वो दोनों में डिफरेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन सी, ए एंड आर फॉल्स। 9th क्वेश्चन है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन की दर क्या है। वेरी सिंपल, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। देखो 90% तो आप लिख देते हैं, लेकिन 90% के साथ क्लियर करो किसका 90% है, इशूड कैपिटल का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वाहक ऋण पत्र बियरर डिबेंचर से आप क्या समझते हैं। वाहक ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, वाहक चलते फिरते कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, इनका केवल स्पुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। स्पुर्दगी किसी दूसरे को दिया, ट्रांसफर हो गया, वो उसका हो गया। अब उसके साथ एक कूपन लगा होता है जिससे वो ब्याज प्राप्त करता है। भाई जिसके पास वो है
उसके साथ कूपन लगा हुआ है, वो जाएगा और अपना ब्याज लेकर आ जाएगा। कंपनी को मतलब नहीं है वो बंदा कौन है, कंपनी को मतलब है उसके हाथ में डिबेंचर है। तो वाहक ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, इनका केवल स्पुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। इनके साथ एक कूपन लगा होता है जिससे ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन 23। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा आंसर देंगे फर्स्ट ऑफ लाइन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कौन सा चरण है? अंतिम चरण है। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह किसी व्यवसाय की लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, यह किसी व्यवसाय की लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को स्पष्ट करता है। इट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। आई रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह किसी व्यवसाय की लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 24th क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड अपॉन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर बेस्ड है? लेखांकन मान्यताओं पर, लेखांकन परंपराओं पर, व्यक्तिगत निर्णयों पर या इन सब पर? तो आंसर होगा सब पर, मान्यताओं पर भी, परंपराओं को भी, निर्णयों पर भी। आंसर इन सब पर, ऑप्शन डी। 25th, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसिप्ट किस एक्टिविटी के अंडर शो होता है? रिसिप्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपको डिविडेंड जब भी मिला है जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 26 कारण अभिकथन प्रश्न ए, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट। जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ट्रू, ठीक है। आर, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होता जाएगा, जो भी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। ए और आर ट्रू है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज की बात कर रही है। 27th और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपने अपना काम कर लिया होगा क्या? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, डेट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्या आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो आंसर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपके 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस थे। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है 24th में, सेशन 24 वाला, 4 मार्च 2024 को आपका अकाउंटेंसी का फाइनल एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड का। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। होपफुली आपकी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अपने और फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें ताकि सबका रिजल्ट अच्छा है। एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।